नमस्कार। अभी मैं मोतिहारी में हूं और हमारे साथ हैं प्रसाद रत्नेश्वर जी, जो कला मंच के बड़ा नाम है, रंगकर्मी है और बिहार सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार, प्रदर्श कला के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाने वाला राष्ट्रीय पुरस्कार जो बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा दिया जाता है, 2024-25 के लिए इनका चयन हुआ है। राष्ट्रीय पुरस्कार है और मोतिहारी के साथ साथ पूरे चंपारण के लिए गौरव का विषय है, क्योंकि 150 सालों के रंगमंच के इतिहास में पहले व्यक्ति हैं जिनका चयन राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार के लिए हुआ है। अभी तक किसी भी कलाकार को राज्य स्तरीय सम्मान भी नहीं मिला था, लेकिन इनको राष्ट्रीय स्तर का ये सम्मान मिलने जा रहा है। 24 सितंबर को पटना में बिहार सरकार के मुख्यमंत्री अपने हाथों से इनको सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद, नमस्ते। क्या कहेंगे, लगातार नई नई उपलब्धियां आपके साथ जुड़ती जा रही है, इस पुरस्कार को पाके कितना खुश हैं? मैं खुश भी हूँ और भावुक भी हूँ, इसलिए कि कोई कलाकार चाहे वो किसी कला विधा में काम कर रहा हो, उसके काम को पहचान मिलने लगती है और काम को जब पहचान मिलती है तो पुरस्कार के स्वरूप उसको सम्मान मिलता है। सम्मान मिलने से उसकी एक नई पहचान बनती है और वह कला के लिए भी, कलाकार के लिए भी बहुत सुखद होता है। कल ही की बात है, कल ही बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग ने यह घोषणा की है कि वर्ष 2024-25 का प्रदर्श कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय सम्मान वो मुझे दिया जाएगा पटना में। मैं याद करता हूँ उन दिनों को। मैं पिछले 41 वर्षों से पटना, मोतिहारी और दिल्ली के रंगमंच पर सक्रिय हूँ, काम कर रहा हूँ। एक लंबा काम करने का, एक लंबे समय तक काम करने का जो अनुभव होता है और उम्र के इस पड़ाव पर अच्छा लगता है कि जब सरकार आपके काम को एक पुरस्कार के रूप में स्वीकृति देती है। समाज ने दिया हुआ है, मोतिहारी, पटना और दिल्ली के दर्शकों ने दिया हुआ है। साहित्य के क्षेत्र में, कला संस्कृति के क्षेत्र में वो सब कुछ प्राप्त है। लोगों ने अपने स्तर से बहुत मान दिया, बहुत सम्मान दिया, सब कुछ हुआ। लेकिन यह जो इस पुरस्कार की घोषणा हुई है, वह सर्वोच्च पुरस्कार है बिहार सरकार का। जो एक है, इसमें 4 तरह के पुरस्कार बिहार सरकार के कला संस्कृति विभाग की ओर से दिए जाते हैं प्रतिवर्ष। एक पुरस्कार होता है जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, वह राष्ट्रीय सम्मान है। प्रदर्श कला के लिए राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय सम्मान, वह राज्य या राज्य के बाहर के उन नामचीन कलाकारों को वह दिया जाता है जिनकी साधना लंबी हो, प्रभावी हो, समाज पर उसका असर पड़ रहा हो। मुझे जिस सम्मान के लिए चुना गया है, वह सम्मान विश्व प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना शोभना नारायण, बिरजू महाराज संगीतज्ञ और शारदा सिन्हा जी को वह सम्मान वो मिल चुका है उनको। और प्रसन्नता की बात है, इस वर्ष मैंने यह अनुभव किया है कि इस बार के पुरस्कार में, इस बार के चूँकि यह 3 वर्षों के लिए सम्मान दिया जा रहा है, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा चयन 2024-25 के लिए हुआ है, लेकिन 22-23, 23-24 और 24-25 में भी तो एक बड़ा जो सम्मान है वो राष्ट्रीय सम्मान हो गया। एक दूसरा सम्मान है, एक है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड।
वह उन रंगकर्मियों को दिया जाता है जो राज्य में रहकर उन्होंने 25 वर्षों तक अपनी कला विधा में वो साधना की है। ठीक है, तो इन दोनों एक लगभग 19-20 का फर्क है। राष्ट्रीय सम्मान तो सर्वोच्च है, उसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान है। तो इन दोनों सम्मान के लिए जो लोग सम्मान लेने जा रहे हैं उनमें 4 पद्मश्री हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा, बिहार सरकार के कला संस्कृति विभाग के इस राष्ट्रीय सम्मान और लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान का क्या क्रेज है कि पहले से जिनको पद्मश्री प्राप्त है, जो ले चुके हैं, वो आ रहे हैं पटना इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए। उनके साथ आपका नाम जुड़ रहा है, उस मंच पे आप भी होंगे, कितना सम्मान का बात है? दरअसल अब मैं क्या कहूँ, सभी लोगों का अपना अपना काम है और सबके अपने काम का महत्व है। अब किसी को पहले कोई सम्मान मिल जाता है, किसी को बाद में मिलता है। हो सकता है कि मुझे यह राष्ट्रीय सम्मान पहले मिल गया हो, पद्मश्री से पहले, और उनको पहले पद्मश्री मिल गई, उसके बाद ये राष्ट्रीय सम्मान मिल रहा हो। आदमी काम कर रहा है तो इसकी चिंता, आदमी काम कर रहा है तो इसकी चिंता नहीं करता, काम कर रहा है। तो एक कोटि यह हो गई सम्मान की। दूसरी कोटि है, आपको मैंने मेरे साथ जो बहुत प्रसिद्ध लोग हैं जिनको आम जनता जानती है, सब लोग जानते हैं, उनमें कल्पना पटवारी जी हैं। वो भी प्रदर्शन कला के लिए किसी और वर्ष में सम्मानित हो रही हैं। और भरत शर्मा व्यास भी प्रदर्शन कला में किसी और वर्ष के लिए उनको किसी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो किसी को राष्ट्रीय सम्मान ये दिया जा रहा है। अशोक कुमार विश्वास हैं, वो भी टिकुली कला के लिए उनको पिछले ही बार उनको पद्मश्री मिली हुई है। बउआ देवी जी हैं और चित्रा प्रसाद जी हैं। ऐसे लोग हैं जिनको, सुमन कुमार जी पटना रंगमंच की जानी मानी हस्ती हैं, बहुत काम किया है उन लोगों ने। तो और लोगों के साथ मैं क्या कहूँ, लेकिन कोई रंगकर्मी को, किसी को अगर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है और उस मंच पर मुझे राष्ट्रीय सम्मान दिया जा रहा है, तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि अपने से अग्रज लोगों के साथ यह सम्मानित होने का अवसर मिला है। और यह मैं काम कर रहा हूँ, अभी लगातार हूँ। और इसमें आरंभिक जो सम्मान है वो बिहार के अलग अलग क्षेत्रों के जो गुजर चुके हैं, जो जाने माने कलाकार रहे हैं, उनके नाम पर सम्मान दिए जाते हैं। तो उनमें 35 साल से कम उम्र के लोगों के लिए नवोदित करके सम्मान है। जैसे रंगमंच के क्षेत्र में भिखारी ठाकुर सम्मान दिया जा रहा है, उसी में जो सीनियर लोग हैं, वरिष्ठ हैं रंगमंच के क्षेत्र में, उनको भी भिखारी ठाकुर सम्मान ही, पुरस्कार ही दिया जाएगा, लेकिन वो वरिष्ठ में। इस साल वह सम्मान पटना रंगमंच की जानी मानी अभिनेत्री शारदा सिंह को दिया जा रहा है। सम्मान की खुशी तब और बढ़ जाती है जब आपको जन्मदिन के एक दिन पहले ये सूचना मिलती है। आज आपका जन्मदिन है, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाल फिलहाल आपकी कुछ किताबें भी प्रदर्शित हुई थी और जिसके लिए आपको उपराष्ट्रपति के द्वारा भी सम्मानित किया गया, इसके ऊपर कुछ? अभी मई में 17 मई को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में मेरी 5 पुस्तकों का, 5 प्रकाशित पुस्तकों में 4 पुस्तकों का लोकार्पण वहाँ किया गया है। उसमें एक बेचिरागी है, वो हिंदी कविता संग्रह है। दूसरा लड़कियों के कपड़े, वो गज़ल संग्रह है। और इसके अलावे आपको नीलही कोठी, वो 5 मंचीय नाटकों का संग्रह है। और उसमें जो 5 नाटक हैं उनमें एक नीलही कोठी नामक भी नाटक है। उसका लेखन और प्रथम मंचन 1987 में हुआ था नवयुवक पुस्तकालय में। उस नाटक को चंपारण सत्याग्रह की पृष्ठभूमि, आगे और पीछे, और उसके बाद किसान आंदोलन, नीलवरों का शोषण, महात्मा गांधी का आगमन, मुक्ति पर्व, इन सभी और आज की स्थिति, पहले की स्थिति, सबों को समाहित करता हुआ जो नीलही कोठी नाटक है, उसको अपने विषय के हिसाब से
विश्व का पहला नाटक होने का उसको श्रेय प्राप्त है। उसके राष्ट्रीय स्तर पर उसका अनेक मंचन हो चुके हैं। स्वयं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली ने उसका मंचन किया है, जिस पर मेरी अगली किताब जो है, जो पीएचडी की थीसिस है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पर मैंने पीएचडी का शोध पत्र जो प्रकाशित किया है, वो पुस्तकाकार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जनपदीय संदर्भ में। तो ये 5 पुस्तकें हैं। और एक काम मैंने किया था, पहले मेरी एक किताब आई थी मोतिहारी के नई चंपारण, मानिए बहुत बड़े पत्रकार थे और बहुत बड़े आदमी। बड़े आदमी का अर्थ है कि सबका भला सोचने वाले व्यक्तित्व, पत्रकारों के वो समझिए कि प्रेरणा स्रोत के तिवारी जी। के तिवारी जी की जीवनी मैंने लिखी है, स्मृतियों के पन्ने। कुल मेरी अब तक 6 किताबें आ चुकी हैं और बाकी जो अलग अलग शोध पत्र का संग्रह है, थारू विश्व की एक नई सभ्यता। आप जानते होंगे कि थारू को जनजाति के रूप में बिहार और दुनिया जानती है। मैंने पहली बार थारू को विश्व की एक नई सभ्यता के रूप में चीन के विश्व मंच पर प्रस्तुत किया, 150 देशों के 5000 स्कॉलरों के बीच। तो कुछ न कुछ अलग करने की कोशिश करता रहता हूँ और शायद उसी का यह सुफल है कि मुझे समाज के साथ साथ सरकार की भी मान्यता मिल रही है, उनका प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। पुरस्कारों की बात करें तो अब तक आपके को कितना पुरस्कार मिल चुका है? मुझे लगता है कि साल में 5-7 पुरस्कार हर साल हम मिल ही जाते हैं और यह सिलसिला मुझे लगता है कि 25 वर्षों से चल रहा है। लंबी रेस। हाँ, वो तो सम्मान को लेकर के कोई बात नहीं थी, इसलिए कि लोगों के अंदर यह भावना होती है कि जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनका हम सम्मान करें, लेकिन वो क्या कर सकते हैं? उनके पास भी प्यार है, दिल है, लेकिन फंड का अभाव है, निधि का अभाव है। वो एक गमछा भी उड़ा देते हैं, एक शॉल भी उड़ा देते हैं, तो हम लोग समझ लेते हैं कि यह हमारे लिए स्वर्ण पत्र है, ताम्र पत्र है। उनकी बातें भी हम लोग समझते हैं। और यह तो सरकार, अब मुझे लगता है कि मोतिहारी रंगमंच के जो रंगकर्मी हमारे हैं, तो उनके सामने एक बात हो जाएगी कि चलिए काम का फल, जो कला संस्कृति के क्षेत्र में जो काम हो रहा है, सरकार सूद ही ले रही है। तो मैं तो इतना मानता हूँ, मैं किसी राजनीतिक दल का आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं यह मान के चल रहा हूँ कि ये बदलता बिहार है और हमारा बिहार है। इसमें कलाकारों को बहुत मान सम्मान मिल रहा है। 41 साल से आप रंगमंच की दुनिया में सक्रिय हैं। पहले के समय में और आज के समय में कितना बदलाव हुआ? और नाटक की जहाँ तक हम बात करें तो पहले दर्शक आते थे, अब क्या वो नाटक के लिए एक चुनौती है दर्शकों को नाटक थिएटर स्तर तक लेके आना? क्या मतलब आप देख रहे हैं 41 सालों का ये सफर, अगर मैं पूछूं आपसे तो क्या अनुभव है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मैंने अनुभव किया है कि नाटक के दर्शक अलग हैं, जैसे नाटक करने वाले अलग हैं। ढेर सारे ऐसे नाटक करने वाले लोग हैं जिनको आप बोलिएगा कि एक फिल्म कर लीजिए या कोई दूसरा रोजगार कर लीजिए या कुछ इस तरह का कर लीजिए, तो वो नहीं जाएंगे। उन्हें अपना पूरा जीवन रंगमंच को ही समर्पित कर दिया है। एक बहुत बड़े नाटककार कथाकार हुए हैं ब्रेख्त ने अपनी पुस्तक में रंगकर्मियों को देवदूत कहा है। मेरा भी यही मानना है कि तमाम संघर्षों के बावजूद ये वैसे लोग हैं, ये ऐसे दूत हैं जो आसमान से उतरे हुए हैं और समाज की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए अपने निर्देशक के नेतृत्व में नाट्यालेख लेकर के मंच पर आते हैं। तमाम पीड़ाएं सहते हैं, भूख सहते हैं, अभाव सहते हैं, लेकिन एक आंदोलनकारी की तरह अपनी बातें रखते हैं और
उसमें उनको बहुत खुशी मिलती है। तो रंगमंच के दर में जो लोग कहते हैं ना कि फिल्म के आने से और ये दूरदर्शन के आने से या सीरियल आने जो मैंने प्रिंट जो सोशल मीडिया के आने से, मैं कहता हूं कि कुछ नहीं बदला है। लोग कहते हैं कि बहुत प्रभाव पड़ गया, ये बदल गया, वो बदल गया। मैं आपको बताता हूं कि कुछ नहीं बदला है। एक मैंने सस्ता उदाहरण मैं आपको देता हूं। अभी आप जाते हैं मार्केट में, आपको अपनी शेविंग करनी है। शेविंग के लिए बेहतरीन किट, बेहतरीन कई धार वाले रेजर, एक से एक क्रीम, सुगंधी सब बाजार में उपलब्ध है। लेकिन आप बताइए कोई भी सैलून बंद हुआ है? एक भी सैलून बताइए, कोई सैलून बंद हुआ है? और कोई ऐसा सैलून बताइए जहां पर जाने के बाद 1 घंटा 2 घंटा आपको नंबर में नहीं रहना पड़े। तो इसलिए सबका अपना दर्शक वर्ग है और मुझे लगता है कि बौद्धिक स्तर पर रंगमंच फिल्मों से मीलों आगे है, भले ही तकनीकी तौर पर उतना समृद्ध नहीं हो। रंगकर्मियों की आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती है, कई तरह की समस्याएं उनको होती है। सरकार से आप क्या अपील करेंगे? सरकार से जी, सरकार की बात बता, उसके पहले मैं आपको बताता हूँ, किसी डॉक्टर ने नहीं कहा किसी रंगमंच के कलाकार को, रंगकर्मी को कि आप जाकर रंगमंच कीजिए। उन्होंने ये मुफलिसी खुद चुनी हुई है। वो परिवार से सुनिए, समाज से सुनिए, जब तक आपकी एक पहचान नहीं बन जाती, जब तक लाइमलाइट में नहीं आ जाते, तब तक तो आप कुछ नहीं है। लोग फालतू समझेंगे, पागल समझेंगे। तो इसलिए आपने खुद चुना है, कठिन रास्ता खुद चुना है, तो चलना तो पड़ेगा ही। तो ढेर सारे लोग हैं जो अभी चल रहे हैं और बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत कुछ बदले हैं। समाज जिस तरह से पतनोन्मुख है, उसको बचाने में रंगकर्मियों का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन में रंगकर्मियों का, कलाकारों का बहुत बड़ा योगदान है, इसी प्रकार वह भी योगदान है। अब आपने जो कलाकारों के लिए जो बिहार में जो कुछ परिवर्तन आए हैं, आपको बताऊंगा तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। इतनी सारी बातें कोई जानता भी नहीं, कोई बताता भी नहीं। एक सबसे बड़ी बात है कि बिहार में ये मुझको सम्मान मिला है, इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं पहले से कहता हूँ, कई वर्षों से कह रहा हूँ कि बिहार में कला संस्कृति एवं युवा विभाग का स्वर्ण काल चल रहा है। क्या बदला है मैं आपको बता दूं। पहले जिलों में कला संस्कृति का जो विभाग है वो सीनियर डिप्टी कलेक्टर देखते थे। अन्य कार्य के अतिरिक्त एक कला संस्कृति की फाइल भी उनके पास है। अब पिछले वर्ष बिहार में आपको 36-37 जिला कला संस्कृति पदाधिकारियों का पद सृजित करके उनकी बहाली हुई है। बीपीएससी के माध्यम से उनकी बहाली हुई है। और वह बहाली जैसे बीपीएससी की जो अन्य जो गजेटेड अफसरों की जो परीक्षाएं होती हैं कि आपको वो क्या प्री मेंस, उसके बाद इंटरव्यू के माध्यम से हुई हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो जो जिला कला संस्कृति पदाधिकारी पदासीन हैं विभिन्न समाहरणालयों में, विभिन्न जिलों में बिहार के, वो सभी कला पृष्ठभूमि के लोग हैं। इस पदाधिकारी जो आते थे सीनियर डिप्टी कलेक्टर, वो कला के बारे में उनकी जानकारी बहुत कम होती थी या नहीं होती थी। अभी सभी लोग एकदम भरे पड़े हैं कला से। कोई चित्रकला से आया हुआ है, कोई नृत्य से है, कोई संगीत से है, कोई नाटक से है। एक तो NSDN है लड़का, वो भी जिला कला संस्कृति पदाधिकारी के रूप में आया हुआ है। तो ये कला को समझते हैं, कलाकारों को समझते हैं। तो एक बदलाव बिहार में एक बहुत बड़ी बात हुई है कि 1-2 राज्यों में यह कैडर था लेकिन बिहार में नहीं था। इसके अलावे अभी वर्तमान बिहार सरकार ने 2 नई योजनाएं शुरू की हैं। एक तो मैंने भी यह सवाल उठाया था, मैं वो EZCC के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में कलाविद सदस्य, कोलकाता संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार था। तो वहाँ मैंने यह सवाल उठाया था कि बिहार में पशुओं की गणना हो चुकी है। बिहार सरकार को पता है कि किस प्रजाति के कितने पशु हैं, लेकिन कलाकारों के बारे में कोई गणना नहीं थी।
कोई डायरेक्टरी नहीं थी। मैंने वहाँ राजभवन कोलकाता में सीबी आनंद बोस के सामने मैंने यह बात उठाई, और वो संस्कृति मंत्रालय से आई हुई थी सर्व बड़ी अधिकारी, सभी लोग खूब हंसे। और कुछ ही दिन हुए बिहार सरकार ने यह काम शुरू भी कर दिया है कि बिहार के जितने भी कलाकार, चाहे वो किसी विधा में है, उनका गूगल पर जाइए वेबसाइट पर, और आर्टिस्ट रजिस्ट्रेशन इन बिहार में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, चाहे आप किसी विधा के हों आप आदमी, तो रजिस्ट्रेशन हो गया। तो ये सरकार के पास एक डाटाबेस तैयार हो गया कि कितने कलाकार हैं, क्या हैं। मान लीजिए कि आप पुलिस आपको पकड़ती है किसी बाइक चेकिंग के दौरान या किसी दौरान, आपसे आपका पूछा जाता है कि आप क्या काम करते हैं, आप कहेंगे कि मैं कलाकार हूँ। उसकी मर्जी है वो माने या नहीं माने, लेकिन आप बताइएगा, अपना कोड बताइएगा, वो अपना मोबाइल पर दबा लेगा, बोलेगा कि हाँ आप रजिस्टर्ड कलाकार हैं बिहार सरकार से। एक ये काम हो गया। दूसरी बात ये हो गई कि जो लोग 50 साल से ऊपर जिनकी आयु हो चुकी है और कला के किसी क्षेत्र में आपने काम किया है, कर रहे हैं, तो आपको सरकार प्रति माह 3000 पेंशन देने जा रही है। अनेक कलाकारों का आवेदन पत्र मोतिहारी समाहरणालय में बैठने वाले जिला कला संस्कृति पदाधिकारी के यहाँ जमा हो चुका है। इसके अलावा प्रोत्साहन के अभाव में गुरु जी लोगों को देखते हुए कि आप लोग वो जा करके हनुमान आराधना में गा रहे हैं, जागरण में गा रहे हैं, तो अच्छी बात है। किसी मंच पर जा करके शादी ब्याह में भी गाइए, जिनको हर सब लोगों का अपनी मजबूरी होती है अपना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु लोगों को कोई संबल नहीं था। अब बिहार सरकार अभी 20 गुरुओं का चयन करने जा रही है, जो लोक नाट्य से लेके और लोक जितनी भी विधाएं हैं, लोक गायकी, लोक नृत्य, लोक संगीत, यहाँ तक कि रोपनी और डोभनी करने वाले लोगों को भी कलाकार मान लिया गया है। तो आपको गुरु मान लिया गया, और आपके संगत कलाकार के रूप में तो गुरु को मिलेंगे 15,000 रुपये प्रति माह 2 वर्षों तक। और उसके बाद जो संगत के जो कलाकार हैं, संगतकार जो हैं, उनको 7,500 रुपये महीने। और जो सीखने आएंगे गुरु जी के यहाँ, उनको सरकार 3,000 रुपये महीना देगी 2 साल तक। तो ऐसा नहीं हुआ था। पिछले कई वर्षों का जो ये सम्मान है बिहार कला पुरस्कार, वो ऐसे ही विज्ञप्ति निकलती थी अखबारों में, लोग भरते थे, कैंसिल हो जाता था। यही सरकार का संकल्प देखिए कि 3 वर्षों का सम्मान एक साथ मिलने जा रहा है। कुल 52 लोगों को सम्मानित किया जा रहा है विभिन्न श्रेणियों में। तो कुल 52 लोगों में 25,000 रुपये से लेकर के और 1 लाख रुपये तक। तो उनमें उत्साह का संचार होगा, उसको देख करके कुछ और लोग आगे आएंगे। ढेर सारे लोग पढ़ाई पढ़ रहे हैं, विभिन्न विश्वविद्यालयों में नाटक पढ़ रहे हैं, संगीत पढ़ रहे हैं, गीत पढ़ रहे हैं। इसमें भी करियर है और इसमें भी भविष्य है। और इन सबसे एक बड़ी बात आपको मैं बता रहा हूँ, जो बिहार में होने जा रहा है, जो कभी नहीं हुआ। बिहार का जो छठ है वो वैश्विक स्तर पर ब्रांड बनने जा रहा है, बिहार की पहचान बनने जा रहा है। अभी यूनेस्को की धरोहर में उसको शामिल किया गया है। तो उस पर काम चल रहा है। आगे का भी जो काम चल रहा है वो मुख्य रूप से महिलाओं करते, पुरुष भी हैं, लेकिन महिलाओं का वह त्यौहार है। तो पूरी दुनिया में ये मैसेज जा रहा है, सूर्योपासना का जो पर्व है, और वो बिहार की देन है। बिहार जैसे लीची के लिए या अन्य चीज़ों के लिए जैसे जाना जाता है, मखाना के लिए, मधुबनी पेंटिंग के लिए, उस तरह बिहार छठ के लिए जाना जाता है। और विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक चीज़ है। अभी पर्यटक आते हैं विश्व के कोने कोने से, आते हैं छठ के पर्व को, जर्मनी से, जापान से, जहाँ जहाँ से आते हैं शूट करके ले जाते हैं। अभी एकदम सिस्टमेटिक ढंग से कला संस्कृति विभाग के द्वारा यह काम हो रहा है। स्वयं बिहार सरकार ने पहल की है बिहार महोत्सव की। चुनाव बाद मुझे लगता है हैदराबाद में बिहार महोत्सव का आयोजन होगा। हम यहाँ के कलाकार तेलंगाना की
और आसपास के राज्यों की संस्कृति से परिचित होंगे और वहाँ के लोग यहाँ के कल्चर से परिचित होंगे, तो बिहारियों को लोग जानेंगे, बिहारियों को प्रताड़ित नहीं करेंगे, बिहारियों को पीटेंगे नहीं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों को सताएंगे नहीं। तो बिहार के पास तो सब कुछ है। बिहार के पास गुरु गोविंद सिंह है, बिहार के पास बुद्ध हैं, महावीर हैं, बिहार के पास तो कुछ मतलब क्या नहीं है। जिस क्षेत्र में जाइए बिहार में आपको चाणक्य हैं, सब कोई है, आपको बिहार में सब कुछ है। लेकिन इसको प्रस्तुत करने के लिए, इसकी ब्रांडिंग करने के लिए अभी इतनी अच्छी टीम आई हुई है कला संस्कृति एवं युवा विभाग में, जो समर्पित होकर काम कर रही है। लगेगा नहीं कि ये कला संस्कृति विभाग है जो वर्षों पूर्व हुआ करता था, जो अपने परिसर में लौंडा नाच करवाता था। लौंडा नाच भी बहुत अच्छी बात है, वो अभी एक विधा है, लेकिन वो कला का जो रूप होना चाहिए, समन्वित रूप, एक विकसित रूप, सामाजिक चेतना का रूप, अब जाकर के वह सामने आया है। ढेर सारे लोग काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि आपको कुछ ही दिनों में यह भी खुशखबरी मिलेगी, बिहार नाट्य विद्यालय NSD की तर्ज पर बिहार नाट्य विद्यालय की संचिका काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक रहे देवेंद्र राज अंकुर आए थे। आपको पिछले महीने मीटिंग हुई थी और काम बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। बिहार में संगीत विश्वविद्यालय की कमी थी, तो यहाँ के विद्यार्थी ये समान डिग्री, जिसको क्या कहते हैं, समतुल्य डिग्री जो होती है, प्रयाग संगीत समिति और प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़, इन लोगों की से डिग्री लेकर के और विभिन्न जॉब में हर जगह है, तो उनमें जो शिक्षा की जो गुणवत्ता है उससे बेहतर गुणवत्ता वाला संगीत विश्वविद्यालय आपके सामने आएगा। बिहार में आपको फिल्म इंडस्ट्री लग रही है, फिल्म निर्माताओं के लिए 4 करोड़ का ऑफर है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि बिहार में एकदम सुनहरे दौर से ये गुजर रहा है। बहुत अच्छा काम। देखिए, आलोचना करने की जो करना चाहे उसके लिए कोई कमी नहीं है। आलोचना करने के लिए तो आप कुछ भी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव ढंग से अगर सोचिए तो कहाँ पहले वो सब काम होता था जो आज हो रहा है। मैं स्वयं आपको 12 वर्षों तक बिहार संगीत नाटक अकादमी की कार्यकारिणी का मैं सदस्य रह चुका हूं पटना में, लेकिन वो सब दौर अलग था, आज का दौर अलग है। बिहार को एक पूरे विश्व में नई पहचान मिल रही है और इसमें कला संस्कृति एवं युवा विभाग का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रसिद्ध रंगकर्मी है, सीनियर है, आजकल के युवा और बच्चे जो रील्स बनाने में अपना समय दे रहे हैं, उन लोगों के आप रंगकर्मी होने के नाते उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, कुछ ऐसी बातें हैं जो अपने आप प्रकट हो जाती हैं। अब रील्स जहां तक बनाने की बात है तो वह अब पैसे से जुड़ा हुआ है, आमदनी से जुड़ा हुआ है, आय से जुड़ा हुआ है, रिच से जुड़ा हुआ है। तो सबको बहुत आसान लग रहा है कि एक छोटा सा सेटअप बैठा लिए और उसके सामने तरह तरह की बातें, कंटेंट आप डालते हैं, लोगों को आपकी बातें पसंद आती हैं, उसको लाइक करते हैं, वो आप लोगों का लाइक आपके रुपए में बदल जाते हैं आपके लिए, तो यह लोग करते हैं। तो उसको मैं खराब तो नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन उसी में कुछ अविवेकी लोग, बुद्धिहीन लोग ऐसे विषयों को लेकर के आते हैं। जैसे भोजपुरी में ही कुछ लेकर के कोई बागड़ उगड़ बनता है जो मैं नहीं जानता, वो पति रहता है, उसकी एक पत्नी रहती है, एक समझदार बाप रहता है, वो बार बार आ जाता है अपने आप। अब वो पति पत्नी की बात, पत्नी उससे प्रेम निवेदन कर रही है कि क्या कर रही है, जाके बाप को बताता है। यह हंसी का विषय नहीं है, या खेद का विषय है कि आप मान लीजिए कि अगर विदेश के लोग अगर आपको देख रहे हैं, आपको कि इंस्टाग्राम पर देखें, फेसबुक पर देखें या यूट्यूब कहीं भी देखें अगर आप, तो आपके बारे में क्या छवि बनाएंगे? किसी तरह के जो हैं ये बुड़बक लोग जो हैं वो बिहारी नहीं, ये भारतवर्ष में रहते होंगे और इसी तरह की सोच है और इसी तरह की इनकी दिनचर्या है।
तो हम क्या परोस रहे हैं समाज को? उसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ अच्छी बातें भी बताते हैं। अब तो गुरु जी भी आप समझिए एक तरह से रील ही बना रहे हैं, शिष्य जी भी रील ही बना रहे हैं, तो जिसको मन कर रहा है अपना बना रहा है। और अब तो ऐसी स्थिति हो गई है, आप सभी लोग भुक्तभोगी हैं। अगर कोई कंटेंट आ रहा है जो एडल्ट कंटेंट है, गलती से उत्सुकता वश अगर फेसबुक पर दबा दिए उसको, तो गूगल को सब पता है कि आप किस रुचि के आदमी लग रहे हैं। वैसे इतने कंटेंट आएंगे, उसकी इतनी बातें आएंगी कि आपको बदल करके कम से कम 50 न्यूज चला करके जब आप देखिएगा तो आपका टेस्ट पुराने रूप में आएगा। एक ऐसा सबको बाजार बना दिया गया है। अभी आप जो हैं कोई एक कुछ भी एक जैसे सर्च करिए कि आपको BLDC फैन लेना है, आप खाली एक सर्च करके देख लीजिए, क्या पता कहाँ लोग सोए रहते हैं। 50 BLDC के विक्रेता आपको वो अपना आ जाएंगे नाम पता के साथ कि आप ले लिए। कई जगहों से फोन आने लगेंगे। तो कुछ भयावह तो है, लेकिन तकनीक है। अब तकनीक के विकास को रोक नहीं सकते हैं। अगर आप देखिए, एक बहुत प्रासंगिक, आपने बहुत अच्छी बात छेड़ दी है। अभी बहुत प्रासंगिक आपको, हम लोगों के बगल में नेपाल है, तो नेपाल में गृह युद्ध की स्थिति हो गई, अब शांत हो रहा है। तो वहां बताया गया है कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध नहीं लगा था। वो सोशल मीडिया को वह देश अपने ढंग से रेगुलेट कर रहा था। वो बाहर से, अमेरिका से या किन देशों से वो सब सोशल मीडिया सब साइट आ रहे हैं। वे भी चाहते हैं कि हम स्वतंत्र रहें, हम जो चाहें परोसें, उस देश की युवा पीढ़ी को अस्खलित कर दें। वह लड़ने की उसमें क्षमता नहीं रह जाए, अपने देश की रक्षा नहीं कर सके, अपने बाजार की रक्षा नहीं कर सके, और वो लोग कब्जा कर लें आकर के। तो वैसे देश वाले लोग यहाँ के लड़कों को, उसके लोग रहते हैं हर जगह के लोग हैं, उकसा देते हैं कि अरे तुम पर तो प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तुमको कैद किया जा रहा है, तुम सरकार पर देखो, सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है, सरकार वो कर रही है। किस देश में सरकार नहीं कर रही है? सरकार चलाने के लिए सरकार को कुछ करना ही पड़ता होगा। तो अब अपने देश को जलाना, अपनी संसद को जलाना, मॉल को जलाना, गाड़ियों को एक साथ लेकर के सबको जला देना, देश में अराजक की स्थिति पैदा कर देना, और कहना कि हम बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, फालतू बात है। और ये सब उसी रील का दुष्परिणाम है। चंपारण की बात करते हैं, आप चंपारण से हैं, मोतिहारी में रहते हैं। चंपारण का रंगमंच का भविष्य आप क्या देखते हैं, और आप क्या करने वाले हैं चंपारण के रंगमंच के विकास में? आपका क्या योगदान होने वाला है? देखिए, प्रयास यह है कि पूरे बिहार में केवल 20 गुरु शिष्य परंपरा योजना के अंतर्गत केंद्र खुलने वाले हैं। लोक नाट्य, लोक संगीत, लोक नृत्य वगैरह के क्षेत्र में मेरे मन में ऐसा लग रहा है कि एक यहाँ भी, इस जिले में भी एक केंद्र खुलेगा जहाँ गुरु शिष्य परंपरा में लोग आकर के सीखेंगे। तो उसके अलावे विधा के आकर्षण के अलावे उसमें गुरु जी को 15,000, संगतकार को 7,500 और सीखने वाले को 3,000 का आकर्षण होगा। एक यह हो जाएगा। अभी जो सरकार की जो पेंशन योजना है, तो ढेर सारे लोग अब प्रकट हो गए हैं कि हमने नाटक किया है, हमने नाटक किया है, मेरा ये अनुभव है, मेरा वो अनुभव है, मैं ये प्रमाण पत्र है, वह प्रमाण पत्र है। तो जब आप पेंशन लेंगे, अगर शरीर में जान प्राण है, तो आप जरूर चाहेंगे कि हम नाटक, जिसके बल पर हमको ये 3,000 रुपया महीना मिल रहा है, तो अपने जिले के, अपने शहर के, अपने रंगमंच के रंगकर्मियों को बटोर करके कुछ नाटक कराएंगे, तो एक निरंतरता आएगी। अब नाटक, मैं आपको याद दिलाऊं, मुझे याद है कि 2023 में मैंने स्वयं अभिनय किया था मोतिहारी बापू सभागार में।
ये हुआ था लघु फिल्म एवं लघु नाट्योत्सव एवं फिल्मोत्सव करके आयोजन हुआ था रोशनाई संस्था के द्वारा। तो उसमें 2-3 दिनों तक कई नाटक होते रहे। तो मुझे भी एक मौका मिला, तो मैंने एक प्रयोग किया। एकल नाटक हमने किया था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। हाँ, तो क्या था वो बताना मैं चाहता हूँ। वो उस कार्यक्रम के संयोजक गुलरेज शहजाद आए, उन्होंने कहा भैया ऐसे ऐसे ये होने जा रहा है, आप कोई नाटक अपनी संस्था के द्वारा या आप देना चाहेंगे? तो मैंने कहा हाँ मैं दूंगा। तो बोले कि नाटक का नाम बताइए। तो मेरे मुंह से निकला कि विदाउट स्क्रिप्ट। तो नाटक का नाम ही हो गया विदाउट स्क्रिप्ट। मेरे पास कुछ लिखा हुआ था नहीं। तो बोले कि आप, मैंने कहा एकल नाटक होगा। तो बोले कि नाटककार का नाम बताइए, कहीं मैं ही हूँ। अभिनेता का नाम बताइए, तो मैं ही हूँ। निर्देशक का नाम बताइए, तो मैं ही हूँ। तो वह एक प्रयोग था इम्प्रोवाइजेशन के द्वारा। मंच पर मैं उतरा और आप सब लोग इस बात के गवाह हैं कि लगभग 40 मिनटों तक मंच पर मैं आया। उसी समय दिमाग में मैंने स्क्रिप्ट लिखी, उसी समय अपने आप को निर्देशित किया और मैंने स्वयं अभिनय किया। और 40 मिनटों तक करता हुआ मैंने बताया कि पत्रकारिता का देश में क्या गौरवपूर्ण इतिहास रहा है और स्वतंत्रता में क्या योगदान है, गुंडों का क्या योगदान है पत्रकारों को शोषित पीड़ित करने में, हत्याएं करने में, पत्रकारों को मारने में, तेजाब से ना लाने में उनका क्या योगदान है, हम क्या कर सकते हैं, समाज क्या कर सकता है। और हमारे ज़िले में जो लोग कुछ प्रमुख पत्रकार हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, अपने जीवनदानी हैं, उनके नाम की चर्चा के साथ मैंने विभिन्न प्रसंगों का उल्लेख किया और किस तरह आदमी विवश हो जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में भी। हर आदमी घर से कोई ऐसा पत्रकार नहीं है जो इस भावना के साथ नहीं आता है कि हम कुछ नया करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ समाज को करेंगे। लेकिन इतने तरह के दबाव आते हैं, परिवार का दबाव है, भूख का दबाव है, थाना का दबाव है, प्रशासन का दबाव है, नेता का दबाव है। सब लोग अपने अनुकूल आपको ढाल लेना चाहते हैं ताकि उनके साथ साथ आप भी बहते रहिए, आपका अपना कोई अस्तित्व रहे नहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, दिल की बात बता रहा हूं। लोग इतने लोग कहते हैं ना, पत्रकारों पर, मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर इतने हमले होते हैं, तरह तरह से कहते हैं कि ये रिचार्ज के लिए लोग घूमते हैं, 200-400-500 रुपये के लिए घूमते हैं, वगैरह वगैरह, जो वो कह सकते हैं अपनी बुद्धि के हिसाब से। मेरा मानना है कि जिस दिन पत्रकारिता बिक जाएगी, अखबार बिक जाएगा, चैनल बिक जाएगा, आपको सुबह सुबह आपको 6 रुपये का अखबार खरीद करके कोई नहीं पढ़ेगा। पागल है लोग जो अखबार खरीदेगा। उसमें 10% भी अगर ईमानदार कंटेंट है, फ्लेवर है 10%, तो कभी अखबार नहीं मर सकता और पत्रकारिता नहीं मर सकती है। 90% मान लीजिए कि पेड न्यूज है, उसको मैं भ्रष्टाचार नहीं कहता हूं, मैं उसको पेड न्यूज मानता हूं, 90% है। लेकिन वो 10% और 10% पत्रकार भी अगर लोग जीवित हैं तो कभी इस देश का बुरा नहीं हो सकता है। और मीडिया तो पूरे देश को संचालित कर रहा है, उसको करना भी चाहिए। और मैं उसको पूर्ण स्वतंत्रता और उसको अपनी बातों को रखने का मैं पूरा समर्थन करता हूं। मेरा अंतिम सवाल है, जो पुस्तकें आपने आपकी पुस्तकों का लोकार्पण हुआ है, बहुत सारे लोगों ने मुझसे भी पूछा, अगर किसी को पुस्तक लेना हो, खरीदना हो, तो कहाँ से वो मिल सकता है, किस प्लेटफॉर्म से मिलती है? देखिए, मेरी जो 5 पुस्तकें आई हैं, उसके पुस्तकों के जो प्रकाशन है वो नवारंभ प्रकाशन, मधुबनी, पटना और दिल्ली है। उसके प्रकाशक का नाम है अजीत आज़ाद। अजीत आज़ाद जी स्वयं साहित्य अकादमी से पुरस्कृत लेखक हैं। तो मैंने भी अनुभव करके देखा है कि प्रकाशक लोगों के बारे में ढेर सारी शिकायतें मिलती हैं कि केवल बिजनेस करते हैं, लेखकों को तंग करते हैं, रॉयल्टी नहीं देते हैं, वगैरह वगैरह।
तो लोग क्या करते हैं, आजकल तरह तरह के प्रकाशक हैं। आपको 4,000 रुपये दीजिए, 6,000 रुपये दीजिए, 8,000 रुपये दीजिए, आपको 5 कॉपी छाप के दे देंगे आपके किताबों की, लोकार्पण आप करा लीजिए। लेकिन वही जब कोई मांगेगा तो आपके पास देने के लिए कुछ है नहीं, तो अब प्रकाशक से आप किताब खरीदिए 40% की छूट पर, और तब आप लोगों को उपलब्ध करवाइए। तो ऐसे में 12, 14, 15 पुस्तकें प्रकाशित हैं। कहने वाले के हाथ भी कोई पुस्तक नहीं होती, उनकी पुस्तक किसी लाइब्रेरी में नहीं होती, अपने पाठक तक वो पहुंच ही नहीं पाती। इसलिए मेरी कहानी अलग है। मैंने कहा कि प्रकाशक जो मित्र हैं बहुत अच्छे हैं, उनकी कई पुस्तकें भी प्रकाशित हैं, वो समझते हैं लेखकों के दर्द। मैंने कहा कि आप ये 5 किताबें हैं, इसकी इतनी इतनी प्रतियां मुझको छाप के मुझको दे दीजिए। इस पैसे के बदले में मैंने, मान लीजिए मुझको 500 प्रतियां चाहिए, 300 प्रतियां चाहिए, तो मैंने कहा कि 300 किताबों को आपको सजिल्द प्रकाशित करने में, कवर के साथ प्रकाशित करने में, ट्रांसपोर्ट से यहाँ भेजने में, आपको सब कुछ करने, प्रोसेसिंग करने में आपको जितने रुपए लगते हैं वो रुपए मैं देने को तैयार हूँ, आप ले लीजिए। और सब पूरे रुपए के बदले में आप जितनी किताबें दे सकते हैं मुझको दे दीजिए। और मैं ना उसको अमेजोन पर भेजूंगा और उसको ना मैं फ्लिपकार्ट पर भेजूंगा, कहीं नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने आज तक अमेजोन और फ्लिपकार्ट से कोई किताब मंगवा के नहीं पढ़ी। तो मेरे जानने वाले, मेरे चाहने वाले उसी तरह के लोग हैं। वो क्यों खरीद करके, क्यों मंगवा के किताबें पढ़ेंगे? जब तक कोई बड़ा साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार नहीं मिल जाता, कोई बहुत बड़ा नाम नहीं हो जाता, या किसी की किताब पर विवाद नहीं हो जाता, किसी को रुचि नहीं है। तो मैंने कहा कि मैंने वो किताबें उन्होंने समय छाप करके और प्रेम पूर्वक ढंग से, जो बहुत प्यार के साथ जिसे कहा जाता है, वो करके उन्होंने भेज दी। और मैं भी पूरी ईमानदारी के साथ पूरे बिहार के जिला कला संस्कृति पदाधिकारियों के कार्यालय तक में मैंने पहुंचा दिया है। वहाँ रंगकर्मी जो नाटक करना चाहते हैं, वहाँ से वो पुस्तक लेकर के फोटो स्टेट करा करके नाटक कर सकते हैं, और जो पढ़ना चाहते हैं वो किताबें मेरी ले करके वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और पटना गांधी संग्रहालय के पुस्तकालय से लेकर के बिहार हिंदी साहित्य अकादमी के पुस्तकालय से लेकर के, और जितने भी लगभग मोतिहारी के जितने भी पुस्तकालय हैं, कॉलेज हैं, सब जगह मैंने ले जा करके दे दी है पुस्तकें अपने। वो मैंने अपने सौजन्य से, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आने वाले समय में मैंने रुपए की क्षति हुई थी, मैंने मान लिया। वो सभी किताबों को छपवाने में मान लीजिए कि 1 लाख रुपए की क्षति हुई थी, मैं मान लेता हूँ, लमसम मानिए। तो मुझे कहीं से 1 लाख रुपए प्राप्त हो गए बिहार सरकार के कला संस्कृति विभाग को, तो मेरी भरपाई हो गई। तो मैं समझिए कि इस पुरस्कार की राशि के बदले पुस्तकों को छाप करके मैं अपने पाठकों तक पहुंचा दिया, बच्चों तक पहुंचा दिया, स्किल कॉलेज तक पहुंचा दिया, लाइब्रेरी तक पहुंचा दिया। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? आप पुस्तक को आदर देने वाले पुस्तक को आदर देते हैं, और नहीं तो आप पुस्तक दीजिएगा अभी किसी को, वह एक नजर उलट पलट के देखेंगे और कहाँ फेंक देंगे कोई ठीक नहीं है। तो जब भी, मेरा भी यही सुझाव है अन्य लेखकों को भी, कि जब भी अपनी किताब दीजिए तो पढ़ने लिखने में जो रुचि है जिनको, उन्हीं को दीजिए, वो फेंकने वाले को मत दीजिए। और इससे संबंध में भी एक बात बता दूं, चाहे सैलून का उदाहरण मैंने दिया, चाहे कुछ भी हो, ऑनलाइन पढ़ने हो, आपको कौन रीडर हो, कुछ भी हो, लेकिन किताबों की जो खुशबू है वो पीढ़ियों को बेचैन करती रहेगी, और लोग किताब के पास जाएंगे और पढ़ेंगे, क्योंकि किताबों में अनुभव का भंडार है, एक नई दुनिया आबाद है। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।